तो भारत ने इसका क्या जवाब दिया है। लेकिन पहले यह खबर देखिए कि इजराइल का लेबनान पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। कहा तो यह जा रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लेबनान में उसकी जमीन के अंदर दाखिल हो गई हैं। ईरान के साथ आप जानते हैं हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है और पूर्वी लेबनान के बेका वैली को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यहीं पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। ग्राउंड फोर्सेस क्या वाकई गई हैं या ये सिर्फ कहा सुनी की बातें हैं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर गौरव आर्य मुझको ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और ये हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इजराइल के मादे की, उसके जज्बे की, उसकी, लेकिन ये हमेशा से कहा जाता रहा डोंट ओपन ऑल द फ्रंट्स टुगेदर। जी, इसको कैसे डिफाई करता है ये इजराइल? देखिए, क्योंकि इजराइल, दिनेश भाई, इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज और इजराइल को पता है कि जितने की बमबारी ये कर रहा है, जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से मिले हुए हैं इजराइल के खिलाफ। इजराइल को यह पता है कि अगर वो ईरान पे फोकस करेगा तो वहां पे हिजबुल्लाह जग जाएगा, हिजबुल्लाह को मारेगा तो हमास जग जाएगा। ये जो आपने अभी फोटोज दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि साहब लेबनान में इन्होंने बमबारी कर दी और बेका वैली के अंदर इन्होंने इतना बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया, एक्शन कर दिया है, ये तो चुप बैठे थे इजराइली तो 7 अक्टूबर के बाद गाजा में ऑपरेशन कर रहे थे हमास के खिलाफ। ये हिजबुल्लाह को बीच में खुजली हुई कि साहब इतनी बड़ी लड़ाई और हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे शादी में मेहमान, हमें भी मंडप में कूदना चाहिए। तो ये मंडप में कूदने का इनको प्रसाद मिल रहा है। ये बेसिकली ये स्टोरी है। वैसे दिनेश एक बात और है, बेका वैली को 1967 में भी इजराइल ने पूरा का पूरा ध्वस्त किया था। ये वही है जगह। अब दोबारा करने में इनकी बड़ी फैमिलिटी उस जगह के साथ है। ओके, आना जाना बड़ा अच्छा लगा रहता है। जब वो तंग करते हैं वो दे मर। बेका वैली को बहुत अच्छे से इजराइल समझता है और ये जो हो रहा है ये इजराइल पहले भी कर चुका है। लेकिन ये कि आप बहुत सारे एनिमीज से अगर सराउंडेड हो, आपको एक साथ खतरा नजर आए, तो वैसे तो कहा जाता है कि कई फ्रंट्स अगर खोल लेंगे आप सब जगह बिजी हो जाएंगे, हो सकता है आप रक्षा ना कर पाए उतने अच्छे तरीके से। लेकिन इजराइल एक नई परिभाषा गढ़ता है भारत के संदर्भ में। अगर इसकी बात करने जरा मेजर गौरव आर्य, हम समझते हैं चाइना हमारे लिए क्या इंटेंट रखता है, हम समझते हैं बांग्लादेश हमको लेकर क्या सोच रहा है, हम ये भी समझते हैं कि श्रीलंका ऑफ लेट किस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस में है और पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो हम समझते ही हैं। लेकिन क्या वो इजराइल वाली डेफिनेशन हम लागू कर सकते हैं? हमारी परिस्थितियां अलग है। हमारी परिस्थिति बहुत अलग है। पहली चीज, इजराइल के आसपास कोई भी एटमी पावर नहीं है। इजराइल के आसपास यानी कि इजराइल अगर लड़ता है हमास से, उसके पास एटम बम नहीं है। इजराइल अगर लड़ता है ईरान से, उसके पास नहीं है। ना सीरिया के पास, ना यमन के पास, ना लेबनान के पास, ना इजिप्ट के पास। ना इजिप्ट के साथ तो दोस्ती हो गई उसकी, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है। भारत की यह प्रॉब्लम है कि भारत की वेस्ट की तरफ पाकिस्तान है जो कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, सपोर्टेड ड्यूली बाय अमेरिका एंड चाइना, और चाइना तो है ही। तो हमारी जो परिस्थिति है टोटली डिफरेंट है। हमारी परिस्थिति इजराइल से सेम नहीं। कई लोग कहते हैं ना इजराइल जैसा क्यों नहीं कर सकते। इजराइल जैसी परिस्थिति हो तो इजराइल जैसा कर भी देंगे। परिस्थितियां अलग हैं और इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और यही बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, अपनी चुनौतियां देखते हुए हमको अपने हथियार तैयार करने होंगे। अगली खबर देख लीजिए, ड्रूज पर हमला करने वालों पर पलटवार, बेडोइन के काफिले पर इजराइल का अटैक। अब देखिए दूसरा मोर्चा है जिसके बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक तो बता दिया आपको लेबनान वाला मोर्चा, अब दूसरा मोर्चा यहां सीरिया में जो खुला हुआ है। इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, कहा कि जरूरत के हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। मतलब यहां सीरिया में भी लगातार कार्रवाई। अभी आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करके हटा है, हमास के खिलाफ अभी उसकी कार्रवाई जारी है ही, हिजबुल्लाह से, हूती से निपटना उसका लगातार जारी है ही। और यहां देखिए सीरिया में उसका ऑपरेशन जो ये शुरू हुआ है उसको कहा जा रहा है कि ये जारी रहेगा। उधर ये भी खबर आ रही है कि अहमद अल शरा वो छोड़ के भाग गए टर्की। क्या ये बात सही है? आपके पास भी ये खबर है? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में देखा है, मेरे पास ऐसी कोई इसका प्रूफ नहीं है, या मैंने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। लेकिन इसमें खूबसूरती की बात यह है कि अहमद अल शरा को तुर्की ने ही इंस्टॉल करवाया था। अब अगर वो तुर्की भाग जाता है, जो कि सोशल मीडिया डिक्लेयर कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा यहां पे यानी कि एक वॉइड है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है ना, इजराइल बड़े सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है ना सीरिया के पास एयर डिफेंस है, उसको पता है ना लेबनान में है, ना गाजा में है, ना ईरान में है, किसी के पास एयर डिफेंस नहीं है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर इजराइल के अटैक्स हैं एयर स्ट्राइक्स होती है, एयर स्ट्राइक्स जी, क्योंकि उनका हवाई जहाज जाके तेहरान के ऊपर, दमिश्क के ऊपर नाच गाना करे, किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये जो बात कही जा रही है, एक और बात समझिए, अगर अहमद अल शरा वहां टर्की की तरफ से प्लांट किए गए थे
तो फिर उनका वहां से भागना, वापस टर्की पहुंचना, ये जो वॉइड की बात की जा रही है, यहां पाकिस्तान के सीने में क्या चल रहा होगा जरा वो भी समझेंगे। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के राजधानी दमिश्क छोड़ने की खबरों के बीच, राष्ट्रपति अहमद अल शरा परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भागने की खबरों के बीच, ये अल शरा के इदबीब की तरफ भागने की खबरें भी हैं। सीरिया का इदबीब शहर तुर्की सीमा के करीब है। प्रेसिडेंट अल शरा के दमिश्क छोड़ने की बात ऐसे वक्त में कही जा रही है जब ड्रूज बहुल सुवेदा में फिर से सीरियाई सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो सवाल ये है कि ये जो खलीफा बनने की चाहती, ये भी समझाइए सर, ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है अहमद अल शरा गए इदबीब की तरफ भागे और वहां टर्की दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपने कहा, ये क्योंकि वो सभी जो टर्की को खलीफा बनते देखना चाहते हैं, उनको क्या बीत रही होगी, उन पर, पाकिस्तान पर क्या बीत रही होगी? देखिए, पाकिस्तान, सिंपल सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कर रहा है, तुर्की के ड्रोन्स बेच रहा है। और इनको आदत है, एक टीवी सीरियल बनाई थी तुर्की ने, आपको पता ही है, और टीवी सीरियल बनाई थी तो बड़ी फेमस हुई, वो एर्दुगुल गाजी करके एक टीवी सीरियल थी, और इमरान खान ने एक्चुअली ये बोला था कि ये इस्लामिक इतिहास है, जबकि वो टीवी सीरियल थी। तो ये एक उनके दिमाग में है कि जो तुर्की है, इट विल बिकम द हेड ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, और ये फिर सऊदी अरब से पैसे भी लेते हैं पाकिस्तानी। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि ये देखिए साहब, यहाँ ये दमिश्क है और यहाँ पे गोलान हाइट्स हैं, जहां से इजराइल जब मन चाहे नीचे आके एक थप्पड़ मार के वापस चला जाता है, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस भी है, ये दिखाई दे रहा है इजराइल जी, जहां इजराइल के यहाँ पे गोलान हाइट से नीचे आता है ना, वो दमिश्क की ओर, और दमिश्क के 25-30 किलोमीटर दूर इजराइल की जो ब्रिगेड थी, गोलान ब्रिगेड, वो आ चुकी थी, एक जमाने में आ चुकी थी, आज से कुछ महीने पहले। तो अब यहाँ पे चला गया इदलिब पे, यहाँ से बस यहाँ से कट मारेगा, तुर्की के अंदर बच जाएगा ये आदमी। तो ये यहाँ पर क्या पीके श्रीवास्तव सर, ये कितना बढ़ता दिखाई दे रहा है? ये होगा, ये रिस्ट्रेंट तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? सीरिया न जाने कितने दिनों से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे शरा का एक अभी बयान फिर भी आया है, शरा ने बोला है कि ड्रूज हमारे भाई हैं, वो हमारे ही हैं, हमें इंटीग्रेटेड रहना है। तो भागने की खबर से उसका तालमेल बैठता है, भागने से पहले आदमी कहने लगता है ना, हम सब भाई भाई हैं, और ये बात है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल गोलन हाइट पे बैठा हुआ है और वहां से पूरा का पूरा सीरिया दिखाई देता है, लेबनान दिखाई देता है, वो सबको मारेगा। और ड्रूज, एक दर्शकों के मन में ख्याल आता होगा, हमने हमास की बात की, हमने बात की, हिजबुल्लाह की, हूती की, हम लोग प्रतिशोध में बात करते रहे। कई लोग पूछ रहे थे कि ड्रूज क्या बला है, ये कहां से नए लोग आ गए, और HTS क्या है? तो HTS सपोर्टेड बाय तुर्की है, ठीक है, और ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल है। तो ये घमासान है, दोनों घमासान चल रहा है। लेकिन ये घमासान है, वो चाहते हैं कि ड्रूज हमारे बॉर्डर पर बैठे रहें, और ड्रूज को अगर आपने कुछ तंग किया तो ड्रूज के सपोर्ट में इजराइल जाके मारता है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जहां भाई भाई की बात की जाए ना, वहां असल में भाईचारा होता नहीं। भाई भाई बहुत नारा लगे ना कि फलाने फलाने भाई भाई, आपको याद होगा चीनी गुंजाइश होती है, हिंदी भाई भाई भाई, इसीलिए इसकी गुंजाइश। और सीरिया के सुवेदा में फिर से भीषण जंग इसीलिए छिड़ी हुई है। बेडौइन मिलिशिया ने ड्रूज पर किया हमला। ये वहां की एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्राइबल लोगों की एक तरीके से जमात है। ड्रूज पर हमला किया और हमले में ड्रूज समुदाय के कई लोग जख्मी, और अभी तक आप ये समझ ही चुके हैं कि ड्रूज के साथ इजराइल खड़ा हुआ है और यहां पर बेडौइन मिलिशिया उनके अगेंस्ट आए हुए हैं। तो ये संघर्ष आगे क्या, कहां ले जा रहा है, इस पूरे खित्ते को कहां ले जा रहा है? खित्ते का तो पता नहीं क्या हाल बेहाल हो गया है दिनेश भाई। यहाँ पे ये हो रहा है कि बेडुइन्स पहले एक जमाने में ये जिसको कहते हैं कि नोमैड्स हुआ करते थे, कभी यहाँ गए वहाँ गए, टेंट अपने साथ ले जाते हैं। अब इनका मिलिशिया बना है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, RDX है, AK-47 है, और गाड़ियाँ भी हैं, और दे आर फुली सपोर्टेड बाय अहमद अल शरा। अब ये लोग जो हैं, इसमें कई लोग जो थे वो अलकायदा वाले हैं, कई लोग इस्लामिक स्टेट वाले हैं, और ये चढ़ दौड़े ड्रूज के ऊपर, राइट। तभी तो उनकी जो कॉन्वॉय जा रही थी उसके ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी है कि हाँ तुम इनके साथ लड़ रहे हो, लो हम तुम्हें ठोकते हैं। इजराइल देख रहा है पूरा ऊपर से, और इजराइल मार रहा है इनको। तो इससे एक चीज और देखिए, ये जो नोमैडिक इधर के लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, और जिनको आप कह लीजिए कि बंजारे होते हैं, खाना बदोश एक साथ मिलते हैं, तो वहां पर कितनी शांति की बातें होती हैं, जरा ये भी देख लीजिए। हमारी तरफ से, हमारे यहाँ कभी कोई अगर प्रीचर निकलता था, कहीं जाता था, तो शांति का संदेश और जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए ये सिखाता है। और वहां क्या हो रहा है ये भी देखिए। मिडिल ईस्ट में फिर से हालात तनावपूर्ण है। सीरिया पर इजराइल के भीषण हमले से बौखलाया हुआ है ईरान। इजराइल की घेराबंदी का ईरानी फरमान जारी। इजराइल को घेरने की तैयारी में है प्रॉक्सी गुट। हालांकि इजराइल के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। इजराइल को इसकी आदत है, घेरो कितना घेरोगे, और वो हर तरफ एक साथ
दसों दिशाओं में वो लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है, लेकिन ईरान इतनी जल्दी जी। फिर से कोशिश करेगा ये सोच नहीं रही थी दुनिया। हमने कल क्या बात करी थी? इजराइल ने बोला कि बम धमाके हम करेंगे, ठीक। करे। कल हमने ये बोला था कि ये स्टेल्थ बयान दे देगा, बोला था स्टेल्थ बयान। ये स्टेल्थ बयान दे दिया इसने। तो ईरान का काम खत्म हो गया है, ईरान का पलटवार खत्म हो गया है। ईरान ने बयान दे दिया कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बस तुम समझ लेना, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, छोड़ें तो बिल्कुल नहीं, और अगली बार तुमने हाथ लगा दिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये ईरान ने समझा दिया, अब ईरान ठंडा हो जाए। ये देखिए, युद्ध की ये भी एक टैक्टिक है। हो सकता है आज तक किसी सुनजू ने या किसी गुंजू ने किसी किताब में ना लिखा हो, लेकिन ये भी एक टैक्टिक है कि जब मार पड़े तो फिर से पलटिए, कहे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और जब और मार पड़े फिर से हम छोड़ेंगे नहीं, इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान तो खैर इस मामले में सबका अगवा है। अगली खबर देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा ऐलान। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा, पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब पूरे के पूरे यूरोप पर बम बरसा देना चाहिए। पुतिन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद दिमित्री मेदवेदेव को ही रूस का राष्ट्रपति बनाया था, और उन्हें पुतिन के हाथों का एक तरीके से कठपुतली भी माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि दोनों एक दूसरे की छाया के तौर पर हैं। ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की है तो इस पर जाहिर है दुनिया गंभीरता से सोचेगी। कहा है अब तो वक्त आ गया है कि यूरोप पर बम गिरा देना चाहिए। मतलब अब यूक्रेन से बात आगे बढ़कर यूरोप की तरफ जा रही है, और इधर ट्रंप के कॉल जा रहे हैं कि तुम समझौता करो, सिर्फ 50 दिन बचे। देखिए, सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने उससे पूछा, ये हमने कवर करा था प्रतिशोध में। ट्रंप ने बोला, ज़ेलेंस्की क्या तुम मॉस्को को मार दोगे? ज़ेलेंस्की ने बोला हाँ। फिर इसने बोला, मैं तो न्यूक्लियर मार दूंगा। पुतिन ने फिर ये कहता, अच्छा सुनो, तुम मॉस्को को फिलहाल छोड़ दो। ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। टैको बोलते हैं, TACO, टैको, खाने वाला टैको होता है। एक टैको है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ये अमेरिका में बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, ट्रेंड कर रहा है अमेरिका में। टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये भाई आज धमकी देता है, कल बैक ट्रैक। इसलिए मैंने बोला था, सबको मैं बोलता हूं, जब ट्रंप धमकी देता है, घर जाओ 3 दिन के लिए सो जाओ, ये 3 दिन के अंदर भाई अपना दिमाग बदल के कुछ और कह देगा। ये जो टेंशन नहीं लेने का। ये जो आप टैको कह रहे हैं जी, पीके श्रीवास्तव सर, हिंदुस्तान में तो इसके लिए पलटू राम कहा जाता है किसी एक नेता को, आप जानते हैं। तो अब वो पलटू राम भी कई बार कॉम्प्लेक्स में आ जाते होंगे कि यार मैं कहां ठहरता हूं इनके आगे। बिल्कुल नहीं ठहरते। आप बिल्कुल सही कह, ट्रंप के आगे आज कोई नहीं ठहर पा रहा है ना। इतनी पलटी हमने यही देख ली है। और टैको वर्ड वहां बहुत पॉपुलर है, टैको बेल्स करके टैको मिलता है और लोग खाते रहते हैं। अब लोगों ने टैको को एक्सपेंड कर दिया कि भाई ये हम खा रहे हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप ऑलवेज चिकन। और ये टैको आजकल बड़ा चल रहा है ना। मैंने पहली बार जब देखा टैको है क्या, रोटी के बीच में हमारी जो सब्जी बीच में हम दबा के खा लेते थे ना, बिल्कुल आज भी खा लेते हैं रोटी के बीच में। अब वो उनकी रोटी के बीच में सब्जी दबाते हैं तो उसको नाम देते हैं टैको। आपको लगता है अरे बड़ा फैंसी नाम है, ये है टैको की हकीकत। और टैको की हकीकत वो जो ट्रंप कर रहे हैं। अगली खबर यह है, ईरान के 2 बड़े कमांडरों की मौत। 5 दिनों में हुई दोनों कमांडरों की मौत। ईरानी कमांडरों की मौत के पीछे कई दावे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 1988 में कोई केमिकल वेपन मारा गया था इजराइल की तरफ से। इन दोनों को एक तरीके से डंक मार के छोड़ दिया गया था, और ये 38 साल बाद भाई लोग दोनों सिधार गए। मतलब ये भी चल रहा है। अब वर्दी पहनने वाला नहीं कोई ईरान में, वर्दी पहनने वालों की कमी होती जाएगी। वो कहेंगे हमें सिविल में रखो। नहीं वो अरे सर, वो जैसे PF वगैरह में पैसे जमा कराते हैं तो चक्रवर्ती जो आप कहते हैं ब्याज, ये चक्रवर्ती वाली मार ये तब मारा था 88 में, कहते हैं कोई केमिकल वेपन मारा था, और आज उनकी डेथ हुई है। पता नहीं क्या चक्कर है। ये वेपन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं। हमें तो कोई मुझको ये भी लगता है गुप्त वेपन है। नहीं, हाँ, नाम याद आया दिनेश, ये मोसाद वेपन है। ये मोसाद वेपन है जो 38 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था ईरान में, डंक अब मार दिया है। नहीं, मुझको एक चीज और लगती है सर, कि हो सकता है मोसाद का जब इस तरीके का रौला हो गया है, इतना पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, यहाँ कई लोग भाई लोग अपना स्कोर सेटलिंग भी उसकी आड़ में कर लेते होंगे। बगल वाले को टपकाया, हो सकता है मोसाद हो। अब ये हजम नहीं होता कि 38 साल अगर लेड जैसा कोई स्लो पॉइजन भी दे रहे हो भाई साहब, तो 10-15 साल में खेल खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ इतने दिनों तक रोक कर अगर जा रहा है कोई 38 साल, तो हो सकता है वहां कहीं आपस में स्कोर सेटलिंग होती है, मोसाद ने कर दिया है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि मोसाद के नाम का नारियल वहां पे फोड़ दिया हो। लेकिन अब इसके पलटवार में जब मोसाद का नाम चली गया है, तो अब देखना कल एक ईरान का या परसों एक ईरान का बैलिस्टिक बयान आएगा। स्टेल्थ आ चुका है, अब बैलिस्टिक बयान आएगा, उसके बाद क्रूज बयान आएगा, सारे बयान आएंगे, ड्रोन बयान आएगा,
सारे के सारे बयान ईरान के आएंगे, अब आप देख लीजिएगा क्या, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अभी मेरे बयान बच गए हैं, बता रहे हैं कि बयान आपने हैं। आपने बाकी तो बचा नहीं चक्रवर्ती कुछ। बोल दिया सर। अरे चक्रवर्ती तो सम्राट होता है, ये चक्रवृद्धि था एक्चुअली। हो सकता है ये यहाँ पे जुबान फिसली हो, मर्म समझ रहे हैं हमारे दर्शक। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया आतंकी संगठन। टीआरएफ ने ही पहलगाम में मचाया था कत्लेआम। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ही ब्रांच है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें करता रहा है ये टीआरएफ। अब मुझको एक चीज और लगती है जी, लश्कर तैयबा वो आ गया, फिर जमातुद्दावा के साथ आपने सबको, इसको भी बैन कर दिया, इसको भी बैन कर दिया। अब ये आ गया ये टीआरएफ का, फिर से बैन हो सकता है ये उस तरीके से हो जाए। अमेरिका ने तो मान ही लिया। जी। ये इस तरीके के नाम बनाते रहेंगे, बैन होते रहेंगे, लेकिन पर्पस का सर्व होगा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, सिंपल सी बात है, इसके बैन होने से ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। भारत ने अमेरिका को कन्विंस करा, कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर एंड टीम। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू से एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही चीज तो लश्कर तैयबा के साथ हो चुकी है। उसने 26/11 कर दिया जो उसको करना था। जैश ए मोहम्मद को पुलवामा करना था, उसने करा। क्या उसके पहले वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? क्या यूएन और यूएस उसको आतंकी संगठन नहीं समझते थे? समझते थे। टीआरएफ को भी समझ लिया। हमें ये यूएस ने जो करा भाड़ में जाए, हमने क्या करना है ये हमें देखना है। जब हमें पता है कि टीआरएफ के ठिकाने पाकिस्तान में, मैं अक्सर कहता हूं नल जो है ना, इसका नल, आतंकियों का नल, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में घुस के नल बंद करना पड़ेगा। कश्मीर में ऑपरेशन करने का ज्यादा फायदा नहीं है, लिमिटेड फायदा। दिनेश, इसको भी IWT ट्रीटी टाइप जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वहां भी नल बंद करना पड़ेगा। अब ये टंकी ही रोकनी पड़ेगी सर, रोकनी अब पड़ेगी। और गौरव एक फर्क पड़ेगा जरूर, ये जो जाके मौज करते थे यूएस में, वो मौज नहीं कर पाए। अच्छा, यूएस का ट्रैवल बंद हो जाएगा। और अगर उन्होंने तो सर ये बताइए, द रेजिस्टेंस फ्रंट की जगह ये द रेजिलियंस फ्रंट नाम से आप सामने आ गए। नाम वहां हाँ, तो नाम बदलेंगे फिर सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, ये बात है। लेकिन ये बंदे जो उसमें अभी लिस्टेड हो गए हैं, इनका जाना आना बंद हो जाएगा यूएस में। इनका अगर कुछ वहां घर वगैरह है तो फ्रीज हो जाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा। ये तो वहां जाना चाहते हैं सर, यूएस कहां जाना चाहते हैं? नहीं, ये वाले नहीं जाना चाहते। नहीं, यूएस में चाहते हैं। 72 यूएस में थोड़ी मिलती है, तो ऊपर मिलती है सर। लेकिन 72 हूर औरों को भेजेंगे ना, जो मदरसे में रखा है। तो मैं भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऊपर जाना चाहते हैं तो आप व्यवस्था कीजिए, फिर व्यवस्था कीजिए, फिर तो किसी भी नाम से आए व्यवस्था हो जानी बहुत बार चाहिए। कह चुके हैं कि प्रीएम्प्शन इज द बेस्ट वे। हाँ, और वो जो आप कह रहे हैं ना सर कि नल बंद होना चाहिए, अब तो सर तारा सिंह टाइप नल उखाड़ देना चाहिए सर। हाँ, अब और आधे पाकिस्तानी पहनते हैं, अब देखिए जरा, आप देखिए पाकिस्तान, जज्बा देखिए आप। आधे पाकिस्तानी पहनते हैं सेकंड हैंड कपड़े। गैलप और गिलानी पाकिस्तान ने किया सर्वे, वहां का एक सर्वे, ये ग्रुप है गैलप एंड गिलानी। उन्होंने सर्वे में बताया कि 48% पाकिस्तानी पुराने कपड़े खरीदते हैं। सेकंड हैंड बाजारों से स्वेटर, कोट, कुर्ते खरीदते हैं। अब आप ये तो जानते हैं किस तरीके के हथियार खरीदते हैं, वो तो आपको मालूम है। अब ये कपड़े कैसे आप किसी का कपड़ा पहन सकते हैं क्या? सोचिए। और मुझे तो लगता है कि ये किस तरह के कपड़ों पर किया गया है, जो हम अंदर पहनते हैं कपड़े, क्या उस पर भी ये सर्वे? और मैं तो ये कहता हूं ये निश्चित रूप से वैसे कपड़े भी सेकंड हैंड पहनते होंगे। राम राम राम। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है सर। और ये गैलप एंड गिलानी, ये 48% लोग जी सर कैसे पहन सकता है कोई दूसरे का उतरन कपड़ा? पहन रहे हैं। उतरन पहन रहे हैं 48%। अच्छा, लेकिन किसकी? अब पता नहीं सर, जिसकी ये सर ये नहीं, मुझको लगता है सर आधे साल इनके चीन से आते होंगे, आधे साल अमेरिका से आते होंगे, बाकी बचे खुचे समय में तुर्की दे देता हो। जो अंदर की बात कर रहे हो तुर्की से आता है। जो आप बात कर रहे हैं अंदर की, वो मामला तुर्की से आता है, ठीक है। और बाकी जो है वो थोड़े से अमीरी वाले कपड़े अमेरिका से और नॉर्मल वाले चाइना से, जो अमेरिकन ने पहन के फेंक दिया, जो चाइनीज ने पहन के फेंक दिया, और जो तुर्की ने अंदर वाला पहन के फेंक दिया, वो डायरेक्टली पैक करके भेजो एज एड पैकेज टू पाकिस्तान। ये खुद ही कह रहे हैं भाई साहब 48। ये कौन से 48? ये यानी कि हाफ ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन उतरन पहन रही है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझ गया जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैलप एंड गिलानी की जगह अगर गैलप एंड सम स्वेट होता या कुछ और होता, गिलानी ना होता उसमें, तो ये 48% की जगह 98% होता। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद? ये अगर ऐसा है तो ये अंदर की बात है, आज सामने आ गई है, ये बाहर आ गई है। असल में पाकिस्तान को लगता है सेकंड हैंड की आदत पड़ गई है। सेकंड हैंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। पीके श्रीवास्तव सर ये आपको बताएंगे सर। देखिए, कपड़े नहीं है तो लंदा बाजार है वहां पे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लंदा बाजार बने हुए हैं। ये क्या होता है कराची में, जहाँ ये कपड़े मिलते हैं। ओ हो। पूरा बाजार का बाजार है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उसी में घुस लगा हुआ। उत्तरायण उन्होंने बताई ना। उत्तरायण बाकी लोगों की तो आ गई, वो जनरल जो उतारते वो भी तो जाएगा वहीं पर। अच्छा, नहीं तो जनरल भी वहां क्या उतरन पहन रहे हैं? जनरल वो नहीं पहन रहे, वो तो माल सब ले रहे हैं ना। अच्छा। अपनी उतार के अपनी कौम को दे रहे हैं। अब ये कौम जज्बे में है और जनरल उतार के दे रहे हैं। जनरल कब्जे में है।
जनरल के कब्जे में आवाम है और कौम यहां जज्बे में है। अगली खबर देखिए, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डिजाइन मिसाइल की टेस्टिंग। डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM का टेस्ट किया। 11,000 किलोमीटर की स्पीड से अटैक। मौजूदा ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से काफी एडवांस है ETLDHCM। सर, ये आने की ये क्या चीज है, क्या बला है, और अब पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा होगा? प्रोजेक्ट विष्णु में दिनेश 12 तरह की मिसाइल्स बनेंगी, उसमें से एक ये है। और ये मिसाइल जो बनी है वो इंडिजिनस है, स्क्रैम इंजन चाहिए इसको बनाने के लिए। और एक बात याद रखिए, बैलिस्टिक और क्रूज, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब यह है कि कोई भी रेडार, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, चाइना, कहीं भी इसको न तो पकड़ पाएगा, टेरेन हगिंग जा सकती है, मतलब बिल्कुल जमीन के आस जमीन से चिपक के और उसको पकड़ेंगे कैसे आप, और बीच में मैनोवर कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। बैलिस्टिक में प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी प्रोजेक्टाइल होती है, एक तो टाइम मिलता है, आप देख सकते हैं जमीन के करीब होगी। ब्रह्मोस से 3 गुना कहते हैं, 8 गुना, 8 गुना स्पीड, ब्रह्मोस से 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से। ओह माय गॉड, 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से 11,000 किलोमीटर। हाँ, मतलब ब्रह्मोस की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा, जमीन के करीब। राडार तो भूल जाए किसी भी तरीके का पकड़ने से। कोई अभी तक तो कोई नहीं है। रेंज 500 को चैलेंज कर सकती है। सर, रेंज क्या है पाकिस्तान के हिसाब से, जरा रेंज समझाइए। पाकिस्तान तो 1500 2000 तक है। पाकिस्तान तो तब पार करे जब इसका तेल खत्म हो जाए। ठीक है, वो जो स्कूटर को टेढ़ा करके स्टार्ट करके निकलते हैं ना पेट्रोल पंप तक, उतने में तो पाकिस्तान को ठोक देगी। और रिजर्व लगने से भी आगे वाली स्थिति आ जाए तब भी ये पाकिस्तान को तो पार कर ही लेगी। और अब भारतीय नौसेना का अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत। अगली खबर देखिए, भारत कैसे दिनों दिन सशक्त होता जा रहा है, उसकी खबर देखिए। अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत पहले दौरे पर चेन्नई पहुंचा। चेन्नई पोर्ट पर INS नीलगिरी का जोरदार स्वागत। स्वदेशी INS नीलगिरी अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फ्रिगेट। 15 जनवरी को पीएम मोदी ने युद्धपोत का कमीशन किया था। आप देख रहे हैं नेवी को हर दिन कैसे स्ट्रांग बनाया जा रहा है। हर एक दिन आप नेवी से जुड़ी कोई ना कोई खबर देखते हैं, और इसकी वजह यह है कि भारत ये समझ रहा है, और ये मेजर गौरव आर्य और PK श्रीवास्तव हमारे दोनों गेस्ट आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि भारत का जो समुद्री तट है उसको पूरा महफूज करना है, और साथ में चाइना की तरफ से हमारे समुद्री इलाकों में आने वाली थ्रेट को आने वाले दिनों, और पाकिस्तान तो है ही, उसका कराची भी हमको लगातार देखते रहना है। सर, ये हर दिन जी आपको नया चैप्टर अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है नेवी? सिर्फ चैप्टर अनफोल्ड नहीं दिख रहा है, ये चैप्टर इंडिया में लिखे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये और नेवी का मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में भी 95% ऑफ द स्टफ दैट द नेवी यूजेस एंड मैन्युफैक्चर्स इज इनसाइड इंडिया। नेवी का डिजाइन ब्यूरो है, नेवल डिजाइन ब्यूरो इसको बनाता है, डिजाइन करता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, कभी आपके मसगांव डॉक्स वाले हैं, मुंबई वाले, वो बनाते हैं। ये सारा का सारा माल अंदर बनाया गया है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहा है। अब देखिए ना, विक्रांत बना दिया कि नहीं बना दिया, तो फिर ये सब क्या चीज है इनके लिए, बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। सो दे आर मेकिंग द टॉप प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड फॉर द नेवी एंड दे आर मेकिंग इट इन इंडिया। ये सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ ये नहीं कि नेवी में नया जहाज आया, ये जीत नहीं है कि नेवी में जहाज आया, जीत ये है कि वो इट वाज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। भारत की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत की ही कंपनियों की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत के लिए इस तरीके का एक तरीके से स्टेल्थ फ्रिगेट, दिखाई ना देने वाला फ्रिगेट। सर, ये आप तो हमेशा कहते रहे कि नेवी हमेशा से खुद मुख्तार ज्यादा रही है दोनों के मुकाबले, अगर आप आर्मी और एयरफोर्स की बात करते हैं, लेकिन अब ये कहां जा रही है बात? ये जो स्टेल्थ है दिनेश, ये बहुत मुश्किल है समुद्र में, क्योंकि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा और एकॉस्टिक सिग्नेचर भी कम होगा। अच्छा, क्योंकि सोनार से भी नहीं, सोनार से, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और ये लड़ाकू शिप है, फ्रिगेट है, और इसके अंदर हमारी, जैसे गौरव ने बोला, ये सबसे बड़ी उन्नत बात यह है कि इसमें अपने देसी सामान लगे हैं। बराक 8 भी है और ब्रह्मोस लगे हुए हैं। तो ये 8 ब्रह्मोस है इसके अंदर, 8 मार सकती है, और बराक 8 भी 4 हैं। तो इसके अंदर सारी क्षमता जो आप देखते हैं, मारक क्षमता और जाने की क्षमता, जैसे क्या कहते हैं मूव, वो भी अपनी अपनी है। कराची में कैसे सुनी जा रही होगी ये खबर? बस हाँ, ये सुनिए, किसी दिन कर दें हैप्पी दिवाली, तो पता लग जाए कराची में। तो अब 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। अगली खबर देखिए, एक साथ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज पर मिसाइलों का सफल परीक्षण। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत मिसाइल टेस्ट। अच्छा, ये मैंने देखा था बीते दिनों, हमेशा होता था कि अगर हम कोई टेस्ट करें
तो होड़ लगा के पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने यहाँ जरूर जला के फुर्र करता था। हाँ, इन दोनों नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, इन दोनों थोड़ा सा पाकिस्तान सहमा हुआ है। सेकंड हैंड कपड़े खरीद रहा है। सेकंड हैंड कपड़ा खरीद रहा है और सेकंड हैंड मिसाइल। वो एक्चुअली क्या करता है, जैसा मैंने बताया था ना, वो हरा पेंट कर रहा है चाइनीज मिसाइल में। उड़ जा काले कागा, उड़ जा काले कागा जी, ये कर रहे हैं ये लोग। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप। ये जो आप कह रहे हैं ना, अग्नि का इन्होंने टेस्ट करा है, और पृथ्वी 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने पृथ्वी 2 बोला, बहुत ही शानदार। और अब ये इनको पता लग गया है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का, ये जो है पूरा फ्रेज एसएफसी का, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये दिनेश भाई मैं काफी टाइम के बाद मीडिया में सुन रहा हूँ, काफी टाइम के बाद। और जितने भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एडवांस सिस्टम्स हैं, ये सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आते हैं। और ये दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रियलाइजेशन की कितना इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, जो गौरव बोल रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा वाले उसमें सर, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जो डीजीएमओ थे, वो इसको अब देख रहे हैं सीधे, क्या इसलिए ये चर्चा ज्यादा सुनने में आ रही है? नहीं, इसलिए नहीं। इस तरह की दोनों मिसाइल्स का एक साथ करना, जैसे बाई वन गेट वन वाला आता मामला, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी दिखा दिया कि अग्नि भी चल रही है और पृथ्वी भी चल रही है। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इज इन कमांड ऑफ इट्स एसेट्स, अपने एसेट्स को कमांड करती है। उसके बाद ट्रेंड लोग हैं, मौका पड़ा तो मारेंगे भी। और चिंता मत करना, पाकिस्तान में अगर तुमको चाहिए तो इसको हम सेकंड हैंड नहीं देंगे, एकदम फर्स्ट हैंड देंगे और एकदम फ्री देंगे, जब भी चाहिए वो बताना। और प्रतिबंध पर नेटो चीफ को भारत का करारा जवाब। हमें पता है हमारी प्राथमिकता, विदेश मंत्रालय ने कहा। रूस से तेल खरीदने पर दी थी बैन की धमकी, अब विदेश मंत्रालय ने कहा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ऊर्जा जरूरत को पूरा करना हमारी प्राथमिकता, हम वैश्विक परिस्थितियों को देखकर ही फैसले लेते हैं। नेटो चीफ ने कहा था अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी बैन लगा देंगे। अब सवाल यह है कि यूरोप के तो न जाने कितने देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को आज भी रशिया से पूरा कर रहे हैं, और नेटो कंट्रीज हमको बताएंगी कि अगर तुम रशिया से तेल खरीदोगे तो बैन लग जाएगा। और तुम ये सोच रहे हो कि आज का हिंदुस्तान ये चुपचाप रहकर सुन भी लेगा? पीके श्रीवास्तव सर, ये किस दुनिया में जी रहे हैं? मतलब कितना ये बैन करने लायक है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अपने आप खरीद रहे हो हमसे ज्यादा और हमें बता रहे हो, और सारे शामिल हैं उसमें, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, कोई नाम ले लो, सारे शामिल हैं। और ये बोल रहे हैं, ये बोल क्यों रहे हैं? ये अब मैं बता रहा हूं आपको बोल क्यों रहे हैं। बोल इसलिए रहे हैं कि कह रहे हैं पुतिन से बोलो भाई बंद करो। अब इनसे तो बन नहीं रही। नहीं सर, ये आजकल एक नया ट्रम्प भी बोल रहा है, ये डर बोल रहा है, इसका डर बोल रहा है, इनसे तो बन नहीं रही, डर बोल रहा है। पुतिन इनकी बात मान नहीं रहा है, नहीं, कह रहे भैया आप बताइए। नहीं, आज ये नया चलन चल गया। ट्रम्प ने भी ये बात कही कि अगर चाइना और इंडिया रशिया पर दबाव नहीं बनाते हैं तो इन पर बैन। अरे उनकी अलग अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो एक देश है, उसकी एंटिटी है, उसका अपना फैसला है। उसके अगर जो दोस्त है उसके पास जाके कॉलर पकड़ के कहें तो बंद कर, और अमेरिका ऐसा नहीं करने पर सैंक्शन लगा देगा। और हमारे ऊपर और उस, अरे सैंक्शन लगाना है रूस के ऊपर लगाओ। अगर तुम्हें रूस चाहते हो, ये रूस से बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं इंडिया तुम फोन करो, यही तो मार्क रट ने बोला था। बिल्कुल सही। तुम एक काम करो, तुम फोन करो पुतिन को, तुम पुतिन को फोन करके ये बोलो कि भाई तुझे यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, तू बंद कर दे। अगर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करा तो हमें इंडिया के ऊपर। अब ये देखो, और ये बंदा ट्रंप को डैडी बोलता, पता है दिनेश, ये डैडी बोलता नहीं, इसने ऑफिशियली बोला है ट्रंप के साथ, ये कह रहा डैडी। जब ट्रंप ने बोला कि मैंने ईरान और इजराइल की लड़ाई बोल दी, क्या कहता है, यू आर लाइक डैडी। इसने डैडी बोला है मार्क रटन, जो भारत को धमकी दे रहा है, तो अपने बाप की तो आवाज बोलेगा ये। नहीं, एक और बता दें, इससे इसने अपने खुले शब्दों में कहा है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसने खुले शब्दों में बोला है कि हम इसलिए बैन लगा रहे हैं, इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि ये बात करें पुतिन से कि मामला ठीक नहीं है, हम भी खतरे में आ रहे हैं। बताइए, आपसे संभलता नहीं, हम कॉलर पकड़े। लेकिन इसमें जो डैडी वाली बात पर आपके याद आया कि जो लोग इस तरीके से डैडी बोलते हैं ना अचानक मौसम बदलने पर, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर किसको बाप बोला जाता है ये दुनिया जानती है। ये गोरा पाकिस्तानी है। तो ट्रंप को इस पर बहुत, ये गोरा पाकिस्तान, इसके भी लक्षण वैसे ही है जैसे पाकिस्तानियों के हैं, कभी अमेरिका को पापा, कभी चीन को, अब इसने डोनाल्ड ट्रंप को बना रखा मार्गरेट ने। अब देखिए जरा, और इधर चीन पर ट्रंप के खुलासे से दुनिया में हड़कंप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप के मुताबिक अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पास चीन एटम बॉम्ब बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस काबुल से 44 से 60 किलोमीटर दूर है, जो अब चीन के नियंत्रण में है। बगराम एयरबेस पर अमेरिका का कब्जा था। बाइडेन प्रशासन ने 2021 में वापसी के बाद यहां अरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए थे। अब मुझको लगता है एक बार फिर से ये अफगानिस्तान गए, वहां बड़े सालों तक रहे, फिर इनको रुसवा होकर निकलना पड़ा। अब फिर मुझको लगता है उसकी चटनी बनानी है कहीं पे इनको,
चीन का नाम लगा के फिर से अपना सिलबट्टा लेके आ जाएंगे। ये सिलबट्टा लेकर आए और आसिम मुनीर यहाँ पे काम आएगा। जो बीच में आप डिस्कस करते हैं ना कि आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बना देंगे, आसिम मुनीर और जरदारी को उतार देंगे और ईरान को धोखा देने के लिए, तो ईरान और अफगानिस्तान दोनों अगल बगल हैं, दोनों के साथ बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान का। आज की तारीख में ट्रंप का क्या मतलब है? ट्रंप का ये मतलब है कि देखो भाई ऐसा है, ये जो पूरा मामला है ना यहाँ पे बगराम एयरबेस का, बगराम एयरबेस एक्चुअली सोवियत बेस होता था। 79-89 के बीच में यूएसएसआर का बेस हुआ करता था। उसके बाद वहां पे अमेरिकन आ गए। अब इसका कहना है वहां पे चाइनीज आ गए। और चाइनीज क्यों आ गए? क्योंकि चाइनीज ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान में गर्ल एजुकेशन नहीं है, वुमेन एजुकेशन नहीं है, राइट वाइट। वो कहते हैं यार धंधे की बात करो, कितना पैसा चाहिए, क्या माल है। चाइनीज ये बात करते हैं। अमेरिका कहता है हम ये नहीं करेंगे, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाइना वहां का जो एम्बेसडर था वो तो शी जिनपिंग से मिला है भाई। हाँ बिल्कुल, वो शी जिनपिंग से मिला है। वो डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा है चाइना। और चाइना क्यों ना हो वहां पे भाई? तुम वहां से क्यों भाग गए? सबसे बड़ी बात, तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। अब ये मैं बता रहा हूं, मुनीर जो है ना, मुनीर के तो हाथ पे लिखवा दो, जो दीवार फिल्म में नहीं कहता ये देखो इसने हाथ में लिखा है, तो यार मुनीर को लिखवाओ कि उसका बाप चोर है। मैं बता रहा हूं, ये बंदा दलाली कर रहा है तुर्की के लिए, ये बंदा दलाली कर रहा है इसके चाइना के लिए, क्योंकि इसके पास पैसा तो है नहीं कि सामान खरीदे। तो कह रहा है ठीक है साहब, एक पे एक रॉकेट फ्री में इतना बेच दूंगा, इतने तुम मुझे दे देना। ये कांड कर रहा है ये सबका। ये है हकीकत। और ये हकीकत इस तरीके से थ्रेडबेयर हकीकतों के खोले जाने का सिलसिला सिर्फ प्रतिशोध में होता है। अब ये देखिए, यमन में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान से आ रहे 7 टन हथियार जब्त हुए हैं, मिसाइल, ड्रोन पार्ट्स और वॉरहेड्स जब्त हुए हैं। हूती विद्रोहियों के लिए ये तोहफे भेजे जा रहे थे, लेकिन हथियारों की एक खेप हूतियों के पास पहुंचने से पहले ही रोक ली गई। ये कार्रवाई यमन की निर्वासित सरकार से जुड़ी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने की है। अब देखिए जरा, ईरान को अभी अभी इजराइल ने, आपने देखा, धुआं कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हूतियों को, हिजबुल्लाह को कहीं कमी ना पड़ जाए। जिस तरीके से मालिक चिंता करता है अपने साथ काम करने वालों की, उसी तरीके से ये यहाँ पर चिंता में भेजा जा रहा था, लेकिन हूतियों को पहुंचे उससे पहले पकड़ लिया गया। सर ये रसद सप्लाई गजब है। यही तो हम लोग का बात करते थे कि माल वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। अब इनका खत्म हो गया। उनको रेड सी के ऊपर अपना दिखाना है कि रेड सी के ऊपर कुछ न कुछ तो डालते ही रहना चाहिए। अब उन्होंने जो है इसको रसद की सप्लाई कट कर दी, क्योंकि इतना मार दिया उनको, इजराइल ने इतना मार दिया कि जो वहां की बची खुची सरकार यमन की है, जो नॉर्थ में ही रहती है, साउथ में इस तरफ नहीं रहती है, उसके अंदर भी इतना दम आ गया कि उसने रोक लिया। लेकिन इसे कहते हैं एम्पावरमेंट। लेकिन मुझको लगता है सर ये एक जहाज पकड़ लिया है, ईरान तो और 10 भेज देगा सर। नहीं, कहाँ है? नहीं, दिनेश चिंता की बात नहीं है। ये बचा खुचा माल आ रहा था, अब स्टोर खाली हो रहा है, क्योंकि जैसे स्टोर पे कुछ बनना शुरू था, ऊपर से धमाका। ये बयान क्यों दे रहा है ईरान? बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि मिसाइल अब नहीं है बाकी। अच्छा, तो वो जो स्टेल्थ बयान है, ड्रोन बयान है, 5th जनरेशन बयान है। सर एक चीज और समझ में आ रही है मुझको, कि एक जहाज में 3-4 कुछ वॉरहेड्स, कुछ टूटी फूटी मिसाइलें पकड़ करके फोन करके पकड़वा दो, और अगली बार हूती वालों को ये बोलो कि भाई नहीं भेज सकता, पकड़ रहे हैं यहाँ पे। ये भी बहुत मुमकिन है कि हो रहा हो कि ईरान खुद ही करा रहा हो, रास्ते में इसको पकड़ लिया जाए, और कम से कम मेरे ऊपर जो प्रेशर है हूती को हथियार भेजने का है, तो मेरा ही आदमी, तो कम से कम मैं कहता हूँ बहुत मजबूर हूं अभी। अगली खबर देखिए, मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी। भारत में ही फाइटर जेट के इंजन बनाने की तैयारी। भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे जेट इंजन। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेंगे ये इंजन अगर आपको समझना है तो वीकेंड प्रतिशोध इस बार देखना मत भूलिएगा। वॉर रूम वीकेंड प्रतिशोध में हम आपको यही बताएंगे कि फाइटर जेट्स के मामले में हम कहां हैं, फाइटर जेट्स में किन किन चीजों को हम बनाने लगे हैं, और किन चीजों के बनाने में अब भी गुंजाइश है। सर ये कैसी खबर? जी बहुत बढ़िया खबर है। 2 कंपनी से बात चल रही है। अब हम एक्चुअली 3 कंपनी से, लेकिन मैं 2 कंपनियों की बात करूंगा। एक तो फ्रांस की कंपनी है साफरान से बात कर रहे हैं। साफरान वही कंपनी है जिसका इंजन राफेल में लगा है। तो एक तो ये स्टोरी है। दूसरी बात चल रही है रोल्स रॉयस से, जिसकी लग्जरी गाड़ियों के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बात आप लोग ये भी पहचान लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े एयरलाइनर्स हैं या जितने भी फाइटर जेट्स हैं, खासतौर से यूरोप के और कहीं के, इसमें आपको दिखेंगे रोल्स रॉयस के इंजन। तो उससे भी बात कर रहे हैं। वहां पे जापान से भी बात कर रहा है भारत फाइटर जेट का, और ये जो F414 है उससे भी बात चल रही है को प्रोडक्शन की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं लोग। तो ये सारी की सारी चीजें अब आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सर आप बेहतर बताएं। अब ये देश लग रहा है मिशन मोड में है कि एरो इंजन बनाना है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर जहाज में 4 चीजें हैं, असला आपका होना चाहिए, मिसाइल्स, ये सब आपका, रडार होना चाहिए, आपका एरो स्ट्रक्चर होना चाहिए, और आपका एरो इंजन होना चाहिए। 3 में है हमारे पास चीजें, एक चौथी की ढूंढ पर। चौथे इंजन मामले में भी हम खुद मुख्तार होने वाले हैं बहुत जल्द, और RIC के फिर से एक्टिव होने के संकेत। बहुत अहम खबर, ध्यान से देखिए।
भारत, रूस, चीन तीनों फिर एक साथ करेंगे काम। चीन के बाद अब भारत ने इस तिकड़ी के रीएक्टिव होने के संकेत दिए। लंबे समय से रूस इस पर कर रहा है काम। सर ये अगर RIC, वैसे तो मेरे को लगता है कि क्या ये वजूद में आएगा, लेकिन अगर आकर वैसे काम करने लगा तो अमेरिका तो थरथरा जाएगा सर। ये थोड़ा सा मामला हिला हुआ है, लेकिन सांकेतिक है। सांकेतिक है कि अगर आप नाटो करोगे, हाँ, हमारे खोपड़ी पे चढ़े रहोगे, ये टैरिफ वो टैरिफ 500%, 400%, ये सैंक्शन, हाँ, तो हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा देश के लिए। और ये सर पॉसिबिलिटीज तो एग्जिस्ट करती हैं, कुछ भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर चाइना का इतना एग्रेसिव पोस्चर ना होता और चाइना वो सब ना करता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदतमीजियां जो चाइना कर रहा है, मुझे लगता है आसानी से बन भी सकता था। इंडिया चाइना पे भरोसा नहीं करता, सबसे बड़ी बात यही यह नुकता है। है, ये प्रॉब्लम है। इंडिया क्यों नहीं प्लेन्स ले रहा अमेरिका से? क्या इंडिया के पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं ले रहा फाइटर जेट्स? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन है कि अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। ये सारा मामला ट्रस्ट पे चल रहा है, भरोसे का मामला है। लेकिन इधर RIC अगर होने पाया तो अमेरिकी एरोगेंस की तो RIP हो जाएगी। आगे देखिए, अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध, शिकागो समेत कई शहरों में प्रदर्शन, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का भी विरोध, डिपोर्टेशन, मेडिकल सुविधाओं पर प्रदर्शन। ट्रंप जो कर रहे हैं, दुनिया भर में तो दादा बन रहे हैं, लेकिन घर में उनकी राह मुश्किल होती जा रही है सर। नहीं बिल्कुल। और ट्रंप को लेके मैं बता रहा हूं आपको कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत लोग हैं जो ट्रंप के अब